मित्रों, आज का टॉपिक है बर्लिन कांग्रेस। बर्लिन कांग्रेस 13 जून 1878 ईस्वी को हुआ था, बर्लिन में हुआ था। बर्लिन कांग्रेस वस्तुतः 1857 के बाद यूरोप में उभरी पूर्वी समस्या के समाधान के लिए बिस्मार्क की अध्यक्षता में किया गया था। यूरोपीय देशों के आंतरिक कलह और वैमनस्य के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक मतभेद को शांत करने के लिए एक सम्मेलन 13 जून 1878 ईस्वी को शुरू हुआ। वस्तुतः तुर्की साम्राज्य के विघटन एवं रूस और ऑस्ट्रिया के साम्राज्यवादी नीतियों ने यूरोप के अन्य साम्राज्यवादी देशों को आपस में उलझा दिया था। इसी उलझन को सुलझाने का परिणाम था बर्लिन कांग्रेस 1878, जिसमें बिस्मार्क ने एक ऑनेस्ट ब्रोकर, ईमानदार दलाल की भूमिका निभाई थी। इस कांग्रेस में जिन देशों ने भाग लिया था वे थे रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस तथा इटली। बर्लिन कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि है उसको हम लोग इस रूप में समझ सकते हैं। बर्लिन कांग्रेस की पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि सर्वप्रथम रूस द्वारा काला सागर को रूसी झील बनाने की जो महत्वाकांक्षा थी और इसके लिए उसने जो 1756 ईस्वी की पेरिस की संधि का उल्लंघन किया था, इसके कारण एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। वस्तुतः क्रीमिया युद्ध में हारने के बाद रूस ने स्लाव जाति का समर्थन पाने का प्रयास किया और 1867 ईस्वी में मॉस्को में सर्व स्लाव सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बाल्कन राज्यों के सभी स्लाव जाति के देशों ने भाग लिया और इनका उद्देश्य था सभी स्लाव बाल्कन राज्यों को संगठित करके तुर्की राज्य के खिलाफ विद्रोह करवाना। रूस सफल भी हुआ इसमें। बोस्निया और बुल्गारिया ने तुर्की के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जब ये विद्रोह शुरू हो गया तो तुर्की ने इस विद्रोह का दमन करना शुरू किया। तुर्की के दमन शुरू होने से रूस ने हस्तक्षेप किया और तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में तुर्की पराजित हुआ और 1877 ईस्वी में उसने तुर्की के साथ सान स्टीफिनो की संधि की और बाल्कन राज्यों पर इस तरह से रूस का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बाल्कन राज्यों पे तथा काला सागर पर रूस का हस्तक्षेप या रूस का जो प्रभुत्व स्थापित हुआ, इससे इंग्लैंड के हितों या यूं कहें कि इंग्लैंड के आर्थिक हितों के साथ उसका टकराव शुरू हो गया। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि रूस जो है वो काला सागर पर प्रभुत्व स्थापित करे, बाल्कन राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करे, क्योंकि इससे रूस को फिर भूमध्य सागर में प्रवेश करने की संभावना और इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे भारत वगैरह, उन पर फिर उनके साथ उनके टकराव होने की संभावना थी। इसलिए इंग्लैंड ने इसका जोर से विरोध किया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, जो अब इटली और जर्मनी की राजनीति से हटा दिया गया था, उसने बाल्कन क्षेत्रों में अपनी साम्राज्य विस्तार की इच्छा जाहिर की। इससे बाल्कन क्षेत्र में रूस को एक नया प्रतिद्वंदी मिल गया और इसी प्रतिद्वंदिता ने अंततः बाल्कन क्षेत्र की समस्या को गंभीर बना दिया। सान स्टीफिनो की संधि का विरोध न केवल इंग्लैंड किया बल्कि ऑस्ट्रिया के हित भी प्रभावित हो रहे थे। इसलिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने मिलकर सान स्टीफिनो की संधि का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया
कि सैन स्टीफेनो की संधि जो है वो 1856 की पेरिस की संधि का उल्लंघन है, और इसलिए इस पूर्वी समस्या का विचार करने के लिए सभी यूरोपीय देशों को आपस में बैठना चाहिए और एक सम्मेलन इसके लिए बुलाना चाहिए। रूस ने प्रारंभ में तो इसका विरोध किया, किंतु जब इंग्लैंड ने युद्ध की धमकी दी तब रूस जो है वो सम्मेलन के लिए तैयार हुआ, और इस सम्मेलन में बिस्मार्क द्वारा जब ऑनेस्ट ब्रोकर बनने की बात की तो रूस और भी आश्वस्त हुआ और सम्मेलन को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार कर लेने के बाद इस पूर्वी समस्या के समाधान के लिए यूरोपीय देशों ने बर्लिन में 13 जून 1878 को एक कांग्रेस की स्थापना की, एक सम्मेलन शुरू किया। इसे ही हम लोग बर्लिन कांग्रेस कहते हैं। बर्लिन कांग्रेस में जो निर्णय लिए गए वो इस प्रकार हैं। 3 बाल्कन राज्यों को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। पहला सर्बिया, दूसरा रोमानिया, तीसरा मॉन्टेनिग्रो। दूसरा पॉइंट है बोस्निया हर्जेगोविना का प्रशासन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, किंतु इन राज्यों को यानी बोस्निया हर्जेगोविना को शक्तिहीन तुर्की के अधीन ही रखा गया। इसके अतिरिक्त नौवीं बाजार के संजक जो है उसे वहाँ पर ऑस्ट्रिया को सेना रखने का आदेश दे दिया गया। 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने इन दोनों प्राप्त राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तीसरी बात हुई इंग्लैंड को साइप्रस द्वीप दे दिया गया। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है बर्लिन कांग्रेस का वो है तुर्की को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई। पांचवी बात बृहद बुल्गारिया को विभाजित करके उसे स्वतंत्र कर दिया गया। वस्तुतः बृहद बुल्गारिया को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। और छठी बात जो है रूस के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा इटली को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हम देखते हैं कि बर्लिन कांग्रेस के जो निर्णय हैं वे यूरोप के शक्तिशाली राज्यों के हितों को साधने वाले थे। आइए अब हम लोग देखते हैं बर्लिन कांग्रेस का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि वो कितना सही था या किस प्रकार से था, क्या उसमें सकारात्मक तत्व थे और क्या उसमें नकारात्मक तत्व थे। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि बर्लिन कांग्रेस में राष्ट्रवादी सिद्धांतों की अवहेलना हुई, बाल्कन राज्यों के राष्ट्रवादी इच्छाओं की अवहेलना हुई तथा शक्तिशाली यूरोपीय राज्यों के स्वार्थों की पूर्ति हुई। सबसे पहली बात क्या हुई कि सर्वबहुत यानी सर्व जाति का बहुल क्षेत्र बोस्निया और हर्जेगोविना को उसके सजातीय राज्य सर्बिया को न दे करके उसे ऑस्ट्रिया में मिला दिया गया। और बाद में जब वहाँ राष्ट्रवाद की भावना पनपी, राष्ट्रवाद की भावना उबाल मारने लगी तो वो आंदोलन हुए और अंततः यह प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। दूसरी बात बेसेविया, बुकाविना, ट्रांसल्वेनिया के प्रदेश रोमानिया को दे दिया गया, पर यहाँ भी राष्ट्रवाद की अवहेलना हुई। अर्थात जो प्रदेश रोमानिया को मिलना था वो रोमानिया को नहीं मिले। पूर्वी रूमेलिया और बुल्गारिया जो एक सजातीय थे पर इन्हें विभाजित कर दिया गया, इन्हें अलग अलग कर दिया गया। परिणाम 1905 में पूर्वी रूमेलिया और बुल्गारिया ने संयुक्त बुल्गारिया के रूप में स्वतंत्र घोषित कर दिया। और क्रीट, इपिरस, मेसिडोनिया, थिस्साले आदि यूनान को न देकर राष्ट्रवाद की घोर अवहेलना की गई इस सम्मेलन में।
ये सभी राष्ट्र यूनान को मिलते तो राष्ट्रवाद की महत्वाकांक्षा, राष्ट्रवाद की भावना को बल मिलता, संतुष्टि मिलती, लेकिन इसकी अवहेलना की गई। दूसरी बात जो हुई बर्लिन कांग्रेस में वो ये हुई कि संतुष्टि के आश्वासन की अवहेलना हुई। ये सम्मेलन सबको संतुष्ट करने के लिए आयोजित किया गया था, किंतु हम देखते हैं कि बर्लिन कांग्रेस में जिस तरह से शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निर्णयों को थोपा है, उससे लगभग सभी राष्ट्र, खास करके बाल्कन राज्य जो थे, वो बहुत असंतुष्ट हुए। बर्लिन कांग्रेस के निर्णय से सभी बाल्कन राज्य तो असंतुष्ट थे ही, इटली, रूस तथा यूरोप की जनता भी असंतुष्ट थी। सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ऑस्ट्रिया को दे देने से, बुल्गारिया अपने आकार छोटा होने या विभाजित होने से तथा यूनान अपने यूनानी क्षेत्र के न मिलने से असंतुष्ट थे। अगला पॉइंट, बाल्कन क्षेत्र के ईसाइयों को रूस तुर्की से मुक्त कर चुका था और सान स्टेफिनो की संधि भी कर चुका था, पर बर्लिन कांग्रेस ने पुनः इन्हें तुर्की के अधीन कर दिया। अतः इन सभी बाल्कन क्षेत्रों में, बाल्कन राज्यों में और वहाँ के ईसाइयों में घोर असंतुष्टि हुई। अगला पॉइंट है डिज़रायली का दावा गलत साबित होना। डिज़रायली ने दावा किया था कि बर्लिन से मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं। ये कथन गलत, डिज़रायली का यह कथन गलत साबित हुआ। रूस का बाल्कन क्षेत्र पर प्रभाव समाप्त हो गया और सान स्टेफिनो की संधि को रद्द कर दिया गया तथा तुर्की को नया जीवन दे दिया गया। इन सब बातों को डिज़रायली ने कहा था, किंतु ये सब सिर्फ तात्कालिक और अल्प प्रभाव वाले थे, क्योंकि बर्लिन कांग्रेस से राष्ट्रवादी भावनाओं को ठेस पहुंची, बाल्कन राज्य को घोर असंतोष का शिकार होना पड़ा, ईसाई धर्म के मानने वालों की भावनाएं आहत हुई, साम्राज्यवादी ताकतों को बल मिला और इन सब ने एक नई समस्या को जन्म दिया जिसने यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व को बड़े संकट में डाल दिया। अगला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं बर्लिन कांग्रेस के मूल्यांकन के तहत, उसमें हम कह सकते हैं कि बिस्मार्क का ईमानदार दलाल की भूमिका ईमानदारी से परे था। बिस्मार्क के ईमानदार दलाल की भूमिका ही बेईमान हो गई। उसने ऑस्ट्रिया के हित का खूब ख्याल रखा और खूब प्रादेशिक लाभ पहुंचाए। अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए रूस के हितों की अवहेलना की, जिसके कारण रूस ने बाद में जर्मनी का साथ छोड़ दिया और प्रथम विश्व युद्ध में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े। बर्लिन कांग्रेस भले ही राष्ट्रवाद की भावना को संतुष्ट न कर पाया, साम्राज्यवादी ताकतों को भी न रोक पाया, यूरोप के आपसी वैमनस्य और अंतर्कलह को भी अंदरूनी हवा दिया, किंतु इसके सकारात्मक पक्ष ये रहे कि बर्लिन कांग्रेस के ठीक 20-30 साल पहले खूब विद्रोह, संघर्ष और उत्पात होते रहे, आपस में देश लड़ते रहे, किंतु 1878 के बर्लिन कांग्रेस के बाद यूरोप में लगभग 35 से 40 वर्षों तक शांति बनी रही। बर्लिन कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि है।